स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 बसेरा ऊंचाई पर। इस वीडियो में मैं ओनली एक ही चैप्टर को पढ़ाऊंगा क्योंकि आज जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और, इस चैप्टर से हर बार कम से कम एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी जो मैं आपको रिपीट करता जाऊंगा, तो उन्हें आप नोट करते जाइए या फिर चाहें तो दोबारा वीडियो देख करके उसमें से लिख लीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी एक यात्री की। इसमें एक यात्री है जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, उनका नाम है गौरव जानी और उनकी बाइक है जिसका नाम है लोनर। ये अपनी बाइक को लेकर के अक्सर भारत देश में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो इस बार उनकी जो यात्रा है वो है ऊंचाई पर, यानी कि पहाड़ों पर, और वो है जम्मू कश्मीर में, खास करके लेह लद्दाख, कश्मीर और जम्मू की। तो देखते हैं इसमें से कौन सी बातें हैं जो कि CTET की एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं और कौन सी बातें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। तो सबसे पहले तो जब वो मुंबई से निकलते हैं तो मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होते हुए वो दिल्ली पहुंचते हैं। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता है, वो 3 दिन में तय करते हैं। दिल्ली भी उन्हें मुंबई जैसी ही लगती है, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और भीड़ भाड़ वाली जगह। तो दिल्ली से भी वो अपने ज़रूरत का सामान लेकर के आगे निकल जाते हैं वो मनाली। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि दिल्ली से मनाली तक जब वो पहुँचे हैं, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो उन्हें कौन से राज्यों से होकर गुजरना पड़ा। तो आप जब मैप में देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो कौन से राज्य से होकर के गुजरे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं। मनाली से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख के लिए। लेह लद्दाख जो कि अभी एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, पहले जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था। लेह जाते समय उन्हें रास्ते में जब भूख लगती है या फिर जब उन्हें ठहरना होता है तो उनके पास टेंट होता है, उनकी बाइक है, तो वहीं पर वो रात के समय पर टेंट लगा करके अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद शुरू होती है हमारे एग्ज़ाम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि जब वो लेह एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या दिखता है, उन्हें एक अजब ही अनूठा एक जगह दिखती है और यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान उन्हें दिखता है। तो आज अक्सर आपने सुना होगा कि रेगिस्तान से आपके मन में ख्याल आता होगा राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में, जहाँ पर गर्मी रहती है और रेत ही रेत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ होती है। रेगिस्तान वो जगह है जहाँ पर वर्षा कम होती है। तो लद्दाख में भी बहुत ही कम बारिश होती है। सूखा, समतल और ठंडी जगह है, वो रेगिस्तान है जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि ठंडी रेगिस्तान कौन सी जगह है भारत में, वो है लेह लद्दाख। लद्दाख में जो घर हैं वो इस तरीके के बने होते हैं। लोग सर्दियाँ आने से पहले ही ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं। लद्दाख में छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए होते हैं। तो ये भी आपसे 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया हुआ कि लद्दाख में पेड़ों की छत कैसे बनाते हैं, तो उनमें से एक ना एक ऑप्शन आ जाता है CTET में अक्सर। तो इसको याद रखिए, छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए या किए जाते हैं। लद्दाख में ठंड से बचाने के लिए जो मकान होते हैं उनकी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत, ये उनके घर के एक महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचने के लिए भारत में कौन से भाग में बनाए जाते हैं, तो आप लद्दाख का नाम उसमें लिख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने अंडरलाइन की हैं, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख के लोग छत पर, क्योंकि छत उनके घर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, छत पर गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल और सब्जी सुखा लेते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में जब इस्तेमाल होती हैं ये सब्जियां तब ये काम आती हैं। क्योंकि जब सर्दी होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस तक चला जाता है, तो फल और सब्जी उस समय पे उनको नहीं मिल पाती है। तो जो गौरव जानी हैं जो लद्दाख तक पहुँचे हैं मुंबई से, लद्दाख से जब वो आगे निकलते हैं तो कुछ छोटे मोटे रास्ते से होते हुए, पत्थर के जो रास्ते हैं वहाँ से होते हुए वो पहुँच जाते हैं लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर चांगथांग इलाके में।
तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि लद्दाख से भी 5000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा इलाका है? चांगथांग। तो चांगथांग कहाँ पर है? लेह लद्दाख में। तो ये भी आप याद रखिए इस नाम को भी। और जब ये इलाका इतनी ऊंचाई पर है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है, जो बाहर से लोग आते हैं, बाद में धीरे धीरे हमारा शरीर उसके अनुसार ढल जाता है। वहीं पर उसे कुछ लोग मिले जो कि टेंट लगा करके रह रहे थे। तो वो लोग कौन थे, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पर नाम लिखा है चांगपा। चांगपा क्या होता है? चांगपा जो जनजाति है, जो एक घुमंतू जनजाति है, उसके सिर्फ और सिर्फ 5000 लोग हैं। चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। लेकिन आखिर अगर भेड़ बकरियों को इनको चराना ही है घास को, तो ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहे हैं? तो ये भी एक सोचने की बात है। तो ये बात मैंने सिर्फ इसीलिए आपको याद दिलाई है क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन निकलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर ये इतनी ऊंचाई पर ही भेड़ बकरियों के लिए हरे घास के मैदान क्यों ढूंढ रहे हैं। और चांगपा प्रजाति के जनजाति के जो लोग हैं वो अपने जानवरों से ही अपनी ज़रूरत का सामान ले लेते हैं, जैसे कि दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर माना जाता है। अब यहाँ पर जो बात आई है 5000 मीटर के ऊपर वाली, तो चांगपा खास तरीके की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। अब ये पश्मीना ऊन की जो खासियत है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका ऊंचाई से क्या रिश्ता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब ये ऊंचाई पर रहते हैं तो ऊंचाई पर रहने की वजह से ही इनके जो बाल, एक स्पेशल तरीके के बाल उगते हैं, वो मैं आपको आगे पूरी बात बताऊंगा। कुछ और बातें जानते हैं चांगपा के बारे में। चांगपा एक तरीके का एक टेंट लगाते हैं जहाँ भी ये रुकते हैं, उस टेंट को बोला जाता है रेबो। तो इसको भी याद रखिए। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं। और ये जो रेबो जो टेंट है ये बहुत सालों पहले बहुत ही पुरानी डिजाइन से बनता है। जो टेंट होता है इसके ऊपर बीचों बीच एक छेद होता है, जिससे कि जब ये अंदर चूल्हा या लकड़ी जलाते हैं तो उससे धुआं वगैरह बाहर निकलने के लिए। अब हम जानेंगे मशहूर पश्मीना शॉल के बारे में। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। कहने का मतलब है जब इतनी ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए जो बाल उगते हैं वो बाल बहुत ही नरम होते हैं, इतने पतले होते हैं कि हमारे जो नॉर्मल जो बाल हैं उस एक बाल में 6 वो बाल आ जाएंगे, इतने पतले होते हैं। लेकिन वो गर्मी बहुत देते हैं, इसीलिए उनसे जो शॉल बनती है बहुत ही पतली बनती है और बहुत ही गर्म होती है, 6 स्वेटर के बराबर। लेकिन इसमें एक और कठिनाई है कि ये जो शॉल बुनी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ हाथों से ही बुनी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही पतले होते हैं बाल। और एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार हो पाती है। अगर डिजाइन वाली बनाएंगे तो सोचिए कितना और टाइम लगेगा। लेकिन वो पश्मीना शॉल बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ही मशहूर है देश दुनिया में। इस चित्र में देखिए जो चांगपा लोग हैं जो ये टेंट बनाते हैं, तो वहाँ पर चांगपा के एक लोग हैं नामग्याल, उन्होंने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना है और इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। चांगपा का जो टेंट है जिसे रेबो बोलते हैं, जब ये लोग कहीं पर बसते हैं, कहीं पर रुकते हैं, तो रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे चांगपा लेखा कहते हैं। तो लेखा वर्ड भी याद रखिए, रेबो भी याद रखिए। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख करके बनाते हैं और बीच में उसका भेड़ बकरियों का झुंड उसमें रहने लगता है। चांगपा से मिलने के बाद जब गौरव जानी वहाँ से घूमते हुए कारगिल से होते हुए वो पहुँचते हैं श्रीनगर, तो श्रीनगर में आकर के भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि श्रीनगर में सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पर ही ना रह करके लोग पानी पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। तो ये सब देख करके भी उन्हें बहुत ही उत्सुकता होती है, वो बहुत सारे फ़ोटो खींचते हैं। क्योंकि श्रीनगर में जैसे कि डल झील है, डल झील में शिकारे में बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो घूमने का मज़ा उठाते हैं, इन्हें शिकारा बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि शिकारे
या शिकारा भारत में कौन सी जगह पर होते हैं, तो वो श्रीनगर में डल झील में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको नोट करने के लायक हैं। इन सभी बातों को आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। तो इस तरीके की हाउस बोट होती हैं जो कि घर टाइप में होती हैं लेकिन पानी के ऊपर होती हैं। इनके बारे में आप जान सकते हैं कितने तक वो लंबी होती हैं, ये 80 फुट तक। बोट की तरह ही बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं, ये हैं लकड़ी के डोंगे। इनमें क्या होता है, ये श्रीनगर में डल लेक और झेलम नदी इन दोनों में ही होते हैं। ये कई परिवार इनमें रहते हैं। इनमें हमारे जो मकान है उनकी तरह अलग अलग कमरे भी होते हैं। अभी जो एक और आपके जानने वाली बात है वो है इन हाउस बोट के अंदर जो दीवारें होती हैं उन पर इस तरीके की डिजाइन भी मिलती है, नक्काशी मिलती है आपको। तो इन डिजाइनों को बोला क्या जाता है, एक जो खास डिजाइन होती है उसे बोला जाता है खत्म बंद। अगर क्वेश्चन आता है खत्म बंद क्या है, तो अगर लंबा सा लिखा हो कि बोट के अंदर, हाउस बोट के अंदर की नक्काशी, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो खत्म बंद है वो जिक्सा पजल जैसा भी दिखता है। इस तरीके के घर भी मिलते हैं कि पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में दिखते हैं। और इस तरीके की खिड़कियां भी दिखती हैं। ये जालीदार खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें बोला जाता है डब। अगर पूछा जाता है कि डब क्या है, तो वो कश्मीर की जालीदार खिड़कियां होती हैं। और ये पुराने घर भी होते हैं जो कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिला करके बनाए जाते हैं। तो ये भी आपकी वो है कि ऐसे कहाँ की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी से मिला करके घर बने होते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कहीं से भी निकल सकता है। CTET है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछते हैं। तो आपको पर्यावरण अध्ययन को बड़े अच्छे से और बड़े ही नज़दीकी से और दिमाग में रखते हुए पढ़ना है। आप एक बार पढ़ेंगे भूल सकते हैं, इसको 2-3 बार सुनिए, 2-3 बार पढ़िए तो आपको याद रहेगा। हो सके तो लिखिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं इस चैप्टर से। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का। इसको आप बहुत बार देखिए जिससे कि आपको बिल्कुल कंठस्थ यानी कि आपको रट जाए। दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।